हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देन वी विल स्टार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो कंपैरिजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड उसमें हमने डिस्कस किया था चंपकम दोराई रंजन केस एंड गोलकनाथ केस। इन चंपकम दोराई रंजन केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता या फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता है। इन सेम वे गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, इसमें भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट को, मतलब जो फंडामेंटल राइट है दैट इज मोर सुपेरियर देन डीपीएसपी। नाउ इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस आता है केशवानंद भारती केस या केशवानंद भारती जजमेंट। तो हम लोग अब केशवानंद भारती केस की बात करेंगे, फिर हम लोग मिनर्वा मिल्स केस की बात करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा डीपीएसपी ऐसा है जिसको कि फंडामेंटल राइट के ऊपर सुपेरियरिटी प्राप्त है और किन किन फंडामेंटल राइट के ऊपर सुपेरियरिटी प्राप्त है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज को कंक्लूड करने के बाद वी विल स्टार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव। एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति की। हेलो कृष्णा, राणा, तुलिका, अंचल, बाकी बच्चे भी जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज केशवानंद भारती केस। एंड केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केस 1973। इस केस में जजमेंट आता है ऑन 13 जजों के बेंच का, 13 जजों के बेंच का जजमेंट आता है, 13 जजों के बेंच का जजमेंट आता है। किस उसमें 7-6 में, यानी कि 7 जज ने कहा यस और 6 जजों ने कहा नो। ओके, यहां पर दोस्तों जब हम बात करते हैं जो केशवानंद भारती केस है, इस केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आता है और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन देती है, कहती है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि यहां पर सिंपली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद मूल संरचना को छोड़कर, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, भले ही वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, भले ही वो डीपीएसपी ही क्यों ना हो, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यानी कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट को भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। लेकिन संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, संविधान का जो मूल संरचना है, यानी कि जिन पिलर्स पर हमारा संविधान बना हुआ है, उसमें क्या नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। यानी कि जो पार्लियामेंट का जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर क्या है, प्रतिबंध है। यानी कि पार्लियामेंट संविधान के सभी हिस्सों को बदलेगी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिन स्तंभों पर हमारा संविधान बना हुआ है, लाइक फेडरलिज्म, लाइक सेक्युलरिज्म, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमारे क्या है, लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लाइक जुडिशियल रिव्यू, लाइक रिट,
दीज आर पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है, क्या हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में कि व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी संरचना दी, किसकी अवसंरचना दी, कौन सा थ्योरी, किसका डॉक्ट्राइन दिया, तो दिया मूल संरचना का डॉक्ट्राइन दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया, मूल संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की। और इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस आता है मेनका गांधी केस। और मेनका गांधी केस जो है ये फाइनल जजमेंट है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का। और इस मेनका गांधी केस में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहले यहां तक आप लोग लिखेंगे और यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप बताएंगे। फिर हम लोग चलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे एंड आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटीज वी विल स्टार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। यहां पर सिंपली इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकती है, भले वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे संविधान की मूल संरचना है, यानी कि जिन पिलर्स पर हमारा संविधान बना हुआ है, मान लीजिए आपका घर है, आप घर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करवाइए चलेगा, घर में कोई पेंट बदलना है बदलिए, घर में फॉल सीलिंग लगवाना है लगवाइए, डोर का कलर चेंज करना है करिए, कोई नया स्कल्पचर लगाना है घर में लगे, लेकिन घर जिस पिलर पर बनाया उस पिलर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमारा संविधान एक क्या है, घर है, तो घर में पिलर होते हैं ना जी, है ना। आप अगर उस पिलर को तोड़ देंगे तो पूरा घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसे कहा कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान जिन पिलर्स पर क्या है बना हुआ है, उन पिलर्स को आप क्या नहीं कर सकते हैं, उन पिलर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और कई बार आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर का पेपर देखो सोम बिल्कुल पूछता है। ओके, कई सारे केसेस से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। चलिए, इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980। और इस मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड ऑन bedrock of balance between फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। यानी कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन पर बना हुआ है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन पर बना हुआ है। यानी कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज सुपीरियर एंड व्हाट इज इन्फीरियर। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट ज्यादा पावरफुल है, डीपीएसपी ज्यादा पावरफुल है। हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इसके बैलेंस पर आधारित है, यानी कि इन दोनों के बीच में संतुलन पर आधारित है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इसी पर हमारा संविधान निर्मित है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी is part of basic structure, और साफ साफ संविधान ने यहां पर कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जो संतुलन है, ये हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, जब हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि यहां पर इसी में अब जो कौन सा दो चीज यहां पर याद रखिएगा कि आर्टिकल 39B, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C,
ये जो दो डीपीएसपी है, इन दो डीपीएसपी को लागू करने के लिए ये दो डीपीएसपी जो है ये ज्यादा पावरफुल है। किससे? दो फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। यहां पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर जो डीपीएसपी के अंदर ये जो दो प्रोविजन है, यानी कि जो पब्लिक गुड्स है उसका कॉमन इंटरेस्ट में इक्वल यूज होना चाहिए, जो पब्लिक रिसोर्स है, पब्लिक गुड्स है, उसका कॉमन इंटरेस्ट में इक्वल यूज होना चाहिए, यह आर्टिकल 39B कहता है। और आर्टिकल 39C कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन दो प्रावधानों को लागू किया जाता है, इस आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो इससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन भी होता है तो चलेगा, क्योंकि ये दो फंडामेंटल राइट जो है इसको सुपेरियर, ये जो दो डीपीएसपी के प्रावधान है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के जो प्रावधान है इसको सुपेरियरिटी प्राप्त है। किसके ऊपर? इसको सर्वोच्चता प्राप्त है किसके ऊपर? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर। केजीएस यूजर, तुम्हारी पहली क्लास है? इज दैट योर फर्स्ट क्लास? यस और नो? ये मिनर्वा मिल्स का ही मैंने पूरा डिटेल बताया है ना अनिश जी। प्रस्तावना को चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावना में जो चीजें हैं उसको हटा नहीं सकते हैं प्रस्तावना, क्योंकि प्रियम्बल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल में कोई नया चीज जोड़ना है आप जोड़िए, लेकिन प्रियम्बल में जो चीजें हैं उसको आप हटा नहीं सकेंगे, उसको हटा नहीं सकते हैं। ओके पूनम, क्लियर? फंडामेंटल राइट जो होता है इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो फंडामेंटल राइट रहते हैं। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। केजीएस यूजर जो भी आपका नाम है ना, तो प्लीज क्लास में सिंसियर रहा करिए, ठीक है। या तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। यहां पर हमारा डीपीएसपी टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा डीपीएसपी का प्रावधान है जो कि आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर सकता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को किस फंडामेंटल राइट से सुपरियरिटी प्राप्त है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से सुपरियरिटी प्राप्त है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य की अब हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चलें। क्या डाउट है तुम्हारा वाल्मीकि जी? मेनका गांधी केस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमेशा मेनका गांधी केस कहां से आएगा सूरज? इन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस को डिटेल में डिस्कस किया था। यहां पर मेनका गांधी केस को क्यों डिटेल डिस्कस करना है बताइए सूरज? आपने आर्टिकल 21 वाला लेक्चर देखा है, तो वहां पर तो मेनका गांधी केस को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। बताइए, अगर हाँ उस केस में आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात करते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी बोलते हैं इसे, मूल कर्तव्य या इसी को क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है। मेनका गांधी केस नहीं बोल रहा था मैं, यानी मिनर्वा मिल्स केस बोला, है ना, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। अच्छा हिंदी में लिख दीजिए सर, ठीक है लिख लो, इसको हिंदी में लिख लो जिसको भी लिखना है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन, लिख लीजिएगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, हमारे संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। दैट्स इट। देखिए मूल कर्तव्य की बात करें तो याद रखिएगा ये जो मूल कर्तव्य है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, यह हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यानी कि यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया तो याद रखिएगा इट वॉज added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on recommendation
ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यानी कि इसे, सर आपने बताया था कोई फॉरेन कंट्री से अवार्ड नहीं ले सकता है, लेकिन कल स्वामीनाथन को बेस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड दिया गया है फ्रेंच ने, वो उन्होंने कैसे ले लिया? सोनू वाल्मीकि जी, है ना। मैंने क्या बताया है कि कोई भी, ये मतलब जो है ना, ये सम्मान है, ठीक है। मैंने बोला है कि टाइटल नहीं ले सकता है कोई। अवार्ड एंड टाइटल में डिफरेंस है सोनू। जब भी क्लास देखते हैं तो प्लीज क्लास को ध्यान से, मैं जो एक एक वर्ड बोलता हूं उसे ध्यान से सुना करिए। मैंने यह बताया था कि कोई, आप विदेश से कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं। अगर कोई अवार्ड है तो अवार्ड लिया जा सकता है, अवार्ड एक प्रकार का सम्मान है, सिंपल है। हाजी विश्व जी डेफिनेटली बिल्कुल सुपीरियर था डीपीएसपी से, तो आपको अलग अलग केसेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना, क्लियर है। तो वो अवार्ड है, टाइटल नहीं ले सकते हैं, अवार्ड आप ले सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में ऐसा कोई इनको टाइटल नहीं दिया जा रहा है ना, कि जो एमएस स्वामीनाथन है उनके साथ कोई श्री श्री 1008 ऐसा कुछ टाइटल भी लग रहा है क्या? नहीं, दे आर ऑनर, वो ऑनर है, अवार्ड है, वो अवार्ड ले सकते हैं, उपाधि नहीं ली जाती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में विदेश मंत्री हुआ करते थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया। पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। मिल्खा सिंह को क्या मिला है? सोम मिश्रा जी बताइए, क्या मिला है मिल्खा सिंह को? हम भी थोड़ा जाने। थोड़ा हमें भी बताइए मिश्रा जी, मिल्खा सिंह को क्या मिला है, कौन सा उपाधि मिला है, हम भी तो सुन लें थोड़ा। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके तहत पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, यानी कि पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A वाज एडेड। इसके बाद याद रखिएगा कि ओके ठीक, फ्लाइंग सिख, ठीक है, और क्या बोला था आपने? फ्लाइंग सिख जो है ये क्या किसी सरकार ने उनको दिया है? बस उसे हम लोग नॉर्मली उनको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग सिख बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी, उनको बापू कहते हैं, लेकिन उनका तो ऐसा नहीं ना कि उनका जो नाम है बापू मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं नॉर्मली। अब क्या कहते हैं, शाहरुख खान को किंग खान बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा थोड़े ना, गवर्नमेंट ने थोड़े ना ऐसा टाइटल दिया है, ठीक है। यार तुम लोग ये जो बच्चे हैं ना, कुछ ज्यादा ही, अब देखिए इरेलीवेंट क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, जिसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। याद रखिएगा कि नेक्स्ट, इसे कहां से लिया गया था? इसे यूएसएसआर से लिया गया। यूएसएसआर यानी फॉर्मर रशिया, जो पहले रशिया हुआ करता था, मतलब जो रशिया वर्तमान का रशिया लिया गया। याद रखिएगा इनिशियली, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनिशियली 10 ड्यूटीज
इनिशियली 10 ड्यूटीज वेयर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि शुरू में, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने ड्यूटी जोड़े गए? कितने? 10 ड्यूटी जोड़े गए, 10 कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन याद रखिएगा 11th ड्यूटी को, यानी कि 11वें कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि 11th ड्यूटी was added by 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। और याद रखिएगा 11th ड्यूटी क्या कहता है? 11th ड्यूटी कहता है कि हर गार्जियन या पेरेंट का ये ड्यूटी होगा, ये कर्तव्य होगा, ये ड्यूटी होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ भेजे? स्कूल भेजे, बच्चों को स्कूल भेजे, यानी विद्यालय भेजे। यानी कि ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये कहता है इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी गार्जियन एंड पेरेंट, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी गार्जियन एंड पेरेंट टू सेंड देयर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन टू स्कूल, टू सेंड देयर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ये जो आपका 11th ड्यूटी है, इसे कब जोड़ा गया? बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। हिंदी में इसे लिख लीजिएगा, जिसको भी हिंदी में लिखना है ना। मैंने बोला भी है शुरुआत में, अब आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड पर भी लिखूं तो चलिए लिख देते हैं। शुरुआत में 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इतना आप लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इतना आप लोग लिखो, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? हाँ जी, चलें आगे। सिर्फ पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, देन अभी बात करेंगे, देन व्हाट? अभी बात करते हैं संदीप। और यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। चलिए, तो याद रखिएगा इट इज नॉट जस्टिसेबल, इट इज नॉट जस्टिसेबल, इट इज नॉट जस्टिसेबल, यानी कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी है, इस फंडामेंटल ड्यूटी का कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। इट मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, पहले मतलब आपको पूरा ये चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए, फिर आप अपने डाउट पूछ लेना। वेट फॉर 4 to 5 मिनट। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, तो फंडामेंटल ड्यूटी लाइक फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल राइट का कोई प्रावधान अगर उसे लागू नहीं किया जाता है, तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्लीज इंप्लीमेंट दीज फंडामेंटल राइट्स। इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट, है ना, टू इंप्लीमेंट दोज फंडामेंटल राइट। उन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है। इन केस ऑफ डीपीएसपी यू कैन नॉट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि प्लीज डीपीएसपी के इन प्रावधानों को लागू करवाइए, आर्टिकल 47 को, आर्टिकल 48 को, आर्टिकल 44 को आप लागू करवाइए। ऐसा कर सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते, क्योंकि डीपीएसपी के प्रावधान जो है वो जस्टिसेबल नहीं है। मान लीजिए इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी।
ये जो प्रोविजंस हैं, क्या इसको लागू करने के लिए आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं? क्या इसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि प्लीज आप इसे लागू करवे इन ड्यूटीज को? सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, हाई कोर्ट कहेगी नहीं, कि ये जो प्रोविजन है ये जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मान लीजिए जो ड्यूटी दिए गए हैं, सबसे पहले तो याद रखिएगा दीज ड्यूटीज आर ओनली फॉर द सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिटीजन। हिंदी में आप लिख लेंगे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ किस पर? नागरिकों पर लागू होते हैं। ये नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। क्यों नहीं है अभी आपको समझ में आएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसकी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई लीगल सैंक्शन है क्या? इसका कोई विधिक मतलब वो है? याद रखिएगा जब हम बात करते हैं स्वरूप ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21, उसके सारे प्रोविजंस लागू होंगे। उसके किसी भी प्रावधान को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आपको मैंने बोला प्लीज थोड़ा सब्र कर लीजिए, लेकिन नहीं, यू हैव नो पेशेंस, है ना। हमें पूछना है, हम बीच में डिस्टर्ब करेंगे आपको। मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ यार, पहले हमें थोड़ा एक कवर कर लेने दो, फिर आप जो भी है अपने डाउट पूछना, लेकिन नहीं। चलिए खैर, हम लोग जब बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि फंडामेंटल ड्यूटी है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसका लीगल सैंक्शन है या नहीं है? यानी कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करता है, क्या उसके लिए कोई सजा दे सकता है? क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट दे सकते हैं क्या? तो याद रखिएगा नो। यानी कि नॉर्मली जो संविधान है ये क्या कहता है? संविधान कहता है कि इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, यानी इसके उल्लंघन के लिए आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, है ना। असलम, अब आपका जवाब मिलेगा यहां पर। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है? इसके वायलेशन के लिए, इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि हमारा संविधान लिख लीजिएगा, हमारा संविधान इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान नहीं करता। हमारा संविधान इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान नहीं कर सकता। उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान नहीं करता है। यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट एनी पेनल्टी फॉर देयर वायलेशन, बट याद रखिएगा पार्लियामेंट कैन मेक लॉ for punishment of violation of fundamental duties। यानी कि संसद मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान बना सकती है। आपके मन में सवाल उठेगा सर ये फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? समझिएगा, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि ये जो भारत के नागरिक है ना, ये अपने राइट को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा ही अवेयर है, ज्यादा ही जागरूक है। इनके किसी भी अधिकार का थोड़ा वायलेशन नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तुरंत पहुंच जाते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। यानी कि ये अपने अधिकारों को लेकर कुछ ज्यादा ही जागरूक है भारत के नागरिक। तो ऐसा करते हैं, इन नागरिकों को मैंने क्या किया? अधिकार दिए हैं। तो इनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, इनकी कुछ ड्यूटी भी होने चाहिए कि अगर मैंने इसे कुछ अधिकार दिया, अगर संविधान ने इसे कुछ अधिकार दिया है, अगर राज्य ने इसे कुछ अधिकार दिया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? ड्यूटी होना चाहिए। किसके प्रति? देश के प्रति।
और इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह इनके सरकार में विदेश मंत्री थे, इनको कहते हैं स्वर्ण सिंह जी। तो स्वर्ण सिंह जी कहते हैं जी मैडम, कहते हैं कि आप ना कि हमें कुछ ड्यूटी का लिस्ट बताइए। हम चाहते हैं कि इन भारतीयों को ना इनके कर्तव्यों का भी ज्ञान हो, जैसे इनको अपने अधिकारों का ज्ञान है ना, उसी तरह इनको अपने ड्यूटीज का भी ज्ञान हो कि हमारे देश के प्रति ये ड्यूटीज हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने सुझाया, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि यस मैडम, ये 8 ड्यूटी मैं आपको बता रहा हूं, ये 8 ड्यूटी होने चाहिए, ये 8 ड्यूटी होने चाहिए जो कि भारतीय नागरिकों के लिए हो। मैडम गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के तहत 8 की जगह पर कितना ड्यूटी ऐड किया? 10 ड्यूटी ऐड किया। लेकिन जब इन ड्यूटीज की बात करेंगे तो ये ड्यूटीज में मैक्सिमम चीजें सारी मतलब बेवजह हैं। ये कर्तव्य जो हैं, इन कर्तव्यों में जो कर्तव्य होना चाहिए उनका अभाव है। कर्तव्य में ज्यादातर खोखली बातें हैं, वाकई में जो कर्तव्य होने चाहिए उनको शामिल नहीं किया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसे। यानी क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि संविधान इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान नहीं करता, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान कर सकता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं, बात करते हैं। पहले ये जो 11 कर्तव्य हैं ये कौन कौन से हैं, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेट करके आपको यहां से सवाल बनता है, अल्टरनेटली आपका यहां से सवाल पूछा जाता है। ओके, चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल सिटीजन्स एलियंस। सपोज कोई फॉरेनर इंडियन फ्लैग का इंसल्ट करता है तो उसको दंड मिलेगा। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है ना, वो किसके लिए? नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई नॉन सिटीजन्स, मान लीजिए अगर कोई हमारे नेशनल फ्लैग को क्या करता है? इंसल्ट करता है, तो उसके लिए एक नेशनल ऑनर एक्ट है ना, नेशनल ऑनर एक्ट है, उस एक्ट के तहत उसको भी सजा दी जा सकती है। हाँ, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट हम लोग मुद्दे पर चलते हैं। तो ये जो 11 ड्यूटीज हैं ये कौन कौन से हैं? पहले आप लोग ये लिख लो, 11 ड्यूटीज। ये अलग अलग आर्टिकल ऐसे लिखना है आपको, आर्टिकल 51A। अब इसका ये क्लाउज है, ये जो कल किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हाट, किसका एग्जाम्पल पूछ रहे हो विजय? फॉर एग्जाम्पल व्हाट? याद रखिए, कहता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51 क्लाउज ए कहता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट national flag and respect national flag and national anthem, respect national flag and national anthem। ये कहता है कि संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी पहला ड्यूटी जो है ये क्या है? हमारे संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का क्या करना? सम्मान करना, है ना। इसके बाद की बात करते हैं आर्टिकल 51 क्लाउज बी, 51A क्लाउज बी। आर्टिकल 51A क्लाउज बी ये कहता है चेरिश एंड फॉलो, चेरिश एंड फॉलो, चेरिश एंड फॉलो, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ
national freedom struggle, novel ideals of national freedom struggle, national freedom struggle, cherish and follow the ideals of national freedom struggle। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा आप, है ना, हिंदी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना, आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना, और उसका पालन करना, और उसका पालन करना, है ना। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चलें आगे, सभी ने लिख लिया यहां तक? कैन आई मूव? यहां से सवाल आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। डीपीएसपी को ब्लैंक चेक नहीं बोला जाता है स्वरूप, डीपीएसपी को कहा जाता है ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि बैंक की इच्छा पर भुगतान किया जाता है। सुन लीजिएगा बात को ध्यान से, क्या कहा जाता है? डीपीएसपी एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि बैंक की इच्छा पर भुगतान किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि स्टेट बैंक है और डीपीएसपी के प्रोविजंस क्या है? ये चेक है, लेकिन ये तभी भुगतान किया जाएगा जब स्टेट के पास पैसा होगा, जब स्टेट का इच्छा होगा। आया समझ में? स्टेट के पास पैसा, स्टेट के पास इच्छा है, तभी वो उस चेक को क्या करेगी? लागू करेगी, उस चेक को क्लियर करेगी। इसलिए कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर भुगतान किया जाता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 51 ए क्लाउज सी। आर्टिकल 51 ए क्लाउज सी ये कहता है कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, यूनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, और उसे बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 51 क्लाउज ए क्लाउज डी। आर्टिकल 51 ए क्लाउज डी ये कहता है कि डिफेंड द कंट्री, डिफेंड द कंट्री एंड render, render service, render services when called upon, when called upon to do so, and render national services, national services when called upon to do so, यानी कि देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा कहे जाने पर या बुलाए जाने पर, कहे जाने पर या बुलाए जाने पर, कहे जाने पर या बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना।
यानी कि देश की रक्षा करना। और जब भी कहा जाए, मान लीजिए चाइना के साथ युद्ध हो गया, पाक के साथ युद्ध हो गया, और आपसे कहा जाए कि भाई अब हमें लोगों की जरूरत है, आपको उसके लिए क्या करना है, तैयार रहना है। नेशनल सर्विस के लिए आपको क्या करना है, हमेशा रेडी रहना है। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल 51 ए क्लाउज सी एंड 51 ए क्लाउज डी। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अगला है आर्टिकल 51 ए क्लाउज जी। आर्टिकल 51 ए क्लाउज जी ये कहता है देश में सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई विविधताओं से परे, धार्मिक भाषाई विविधताओं से परे भाईचारे को बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर नहीं नहीं, ये कहीं से नहीं लिया गया है ना, ये यहीं से नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये यहीं से नहीं लिया गया है ना, ये आर्टिकल 33 है ना। ठीक है, और ये अंशुल आर्टिकल 33 में है, बताया था आपको। सर फंडामेंटल राइट हम लोगों के लिए है, परंतु फिर भी हम स्टेट के अंडर में हैं, स्टेट की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टेट जब मन हो लोगों को यूज कर सकता है, वदर एज 10 और 18। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। व्हाट यू वांट टू राइट, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? शिवम तुम क्या लिख रहे हो, क्या तुम्हारा पूरा कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है? सर स्टार लगा हुआ कौन थे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने क्या लिखा है पूरा? आप क्या कहना, पूछना क्या चाह रहे हैं? अपनी सवाल को थोड़ा सामान्य भाषा में पूछो, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। जी ऑस्टिन एक पॉलिटिकल थिंकर थे, केसी वेयर एक पॉलिटिकल थिंकर थे, है ना। जैसे हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसी प्रकार, है ना। चलिए, अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अब ध्यान से इसे समझिए, देश में सभी लोगों के बीच जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उसको पड़े रख के, उसको छोड़ करके फिर भी हमें क्या करना है, अपने भाईचारे को बढ़ावा देना है। यानी कि प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। प्रमोट क्या, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ावा देना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह की भावना को प्रमोट करना है। ये नहीं कि वो बिहारी है, ये मतलब क्या कहते हैं, पंजाबी है, ये हरियाणवी है, यानी उसके भाषा के आधार पर, ये सिंधी है, ये मराठी है ना, इस तरह का नहीं कह सकते आप। ठीक है, यानी कि इस तरह का नहीं करिए, ये मतलब नहीं कर सकते, नहीं करिए इस तरह का। ठीक है, तो हमें अपने बीच में क्या करना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है, और ऐसे प्रथाएं जिससे कि महिलाओं का अपमान होता है, ऐसी प्रथाएं समाज में, ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं, जैसे कि वुमन की डिग्निटी क्या होती है, प्रभावित होती है, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचता है।
ऐसे प्रथाओं का क्या करना है, ऐसे प्रथाओं को समाप्त करना है, ऐसे प्रथाओं का त्याग करना है। क्लियर है पॉइंट? इंग्लिश में लिख लीजिएगा, है ना, इंग्लिश में आप लोग लिख लेंगे जिनको इंग्लिश में लिखना है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, चिंता मत करिए। लिख लीजिएगा, प्रमोट हार्मोनी एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, promote harmony and sense of universal brotherhood, promote harmony and sense of universal brotherhood among all Indian regardless of among all Indian regardless of religion and language, ठीक है, and abandon derogatory practices for dignity of woman, ठीक है, क्लियर पॉइंट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे, है ना। इसके बाद अगले उस पर चलते हैं, अगला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो इन ड्यूटी को ना आप खुद से भी लिख सकते हैं, बाकी मैं लिख रहा हूं खुद ही, है ना। यहां तक लिख लिया सभी ने? किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैल्यू, आर्टिकल 51 क्लाउज ए, 51 ए क्लाउज एफ, वैल्यू एंड प्रिजर्व value and preserve the rich heritage of our composite culture, यानी कि हमारी मिलीजुली समृद्ध संस्कृति और विरासत, मिलीजुली समृद्ध संस्कृति और विरासत का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना, ये जो आपका अभी हमने एक बताया है ना फंडामेंटल ड्यूटी, लास्ट वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी बताया, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये वाला डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस ऑफ डिग्निटी, डेरोगेटरी मतलब कि अबंडन डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस फॉर द डिग्निटी ऑफ वुमन, ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी आपके सीडीएस के पेपर में पूछा गया था आज से 1.5 साल पहले, है ना। यस, फंडामेंटल राइट एट नॉट एब्सोल्यूट स्वरूप, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर यार तुम जाकर एक बार देखो पूरा फिर से। आई थिंक यू हैव सो मेनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। आई थिंक आपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पूरा अच्छे से फिर देखा नहीं है। प्लीज गो एंड वॉच अगेन। मैंने कितनी बार बताया है, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, दैट इज आर्टिकल 17। बाकी के सारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। पार्लियामेंट या जो सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आप ना प्लीज एक बार फिर से जाकर स्वरूप फंडामेंटल राइट के चैप्टर को फिर से आप देखिए। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो आपके धीरे धीरे खत्म होता जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा है, फिर फंडामेंटल राइट के टॉपिक को नहीं देखा है आपने, तभी आपके मन में यह व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं।
चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद, यानी ये क्या कहता है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, कहीं पर आप जाओ तो आपको खाने में पोहा मिलेगा, कहीं पर बड़ा पाव मिलेगा, कहीं पर लिट्टी चोखा, कहीं पर आपका अलग डांस होता है, कहीं पर अलग नृत्य होता है, कहीं पर भरतनाट्यम है, कहीं पर ओडिसी है, कहीं पर आपका कुचिपुड़ी है, कहीं पर कथकली है, कहीं पर कथक है। ये जो हमारे देश के अंदर जो अलग विरासत है, अलग जो हेरिटेज है, अलग जो कल्चर है, इस कल्चर को, मिली जुली संस्कृति को क्या करना, सम्मान देना और उसको क्या करना, उसकी रक्षा करना। ये कहता है कौन, ये कहता है आर्टिकल 51 क्लाउज ए क्लाउज एफ, है ना। क्लियर है यहां तक। चलिए इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल 51 ए जी, टू अगला लिख लीजिएगा, टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू आर्टिकल 51 क्लाउज ए क्लाउज जी, टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव, टू प्रिजर्व एंड improve the natural environment, to preserve and improve the natural environment, including river, lake, forest, wildlife and also compassion for animals, compassion for animals, है ना। रिच लिखा है ना, रिच लिखा है, वो रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, हिंदी में आप लिख लीजिएगा इसके बारे में, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित, हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, वनों, जीवों, नदियां एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना, जीवित प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना, यानी कोई जीव है, कोई एनिमल है, उसको मान लीजिए कोई गाय है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई भी जानवर, उसके प्रति क्या करना, दया भाव रखना, उसके प्रति क्या रखना, सद्भाव रखना, है ना। क्लियर पॉइंट। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 350 क्लाउज ए, 350 ए है, 350 कैपिटल है शिवम, वो कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका जो अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं, उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, प्राथमिक शिक्षा, वो उनकी भाषा में मिलेगी। ठीक है, अगर जो आपकी अल्पसंख्यक की जो भाषा है, अगर वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो उसमें वो जो यूपीएससी या जो अलग अलग पीएससी होते हैं, वो अगर कराते हैं तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कराते हैं, है ना। क्लियर। सर फिर बचर स्टोर्स में गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करती, वही बात अंशुल, ये एप्लीकेबल नहीं है। ये मतलब क्या कहते हैं, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, जस्टिसिएबल नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सबका वही सार है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 वो भी कहता है, आर्टिकल 48 जो है वो भी कहता है कि जो गाय है, भैंस है, गाय के बच्चे हैं, भैंस के बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनकी हत्या पर रोक लगाना। लेकिन वहां पर क्या प्रतिबंध, मतलब कई राज्यों ने लगाया हुआ है, कई राज्यों ने नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि वो जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ये राज्य की इच्छा पर लागू होते हैं। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। यहां पर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर और हमारे पास अभी हिंदी में आपको मैंने बोल दिया है, आप एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, है ना। बाकी इसके आगे जो भी और ड्यूटीज हैं उसे हम लोग कल कवर करेंगे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव को कल हम लोग देखेंगे। कल से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्लियर। ये क्या कहना क्या चाह रहे हो कन्हैया, तुमने लिखा क्या है भाई, हैं? चलो
और देखिए यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज में कई सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज मिसिंग हैं, लाइक राइट टू वोट, मतलब वोट देना, ये चुनाव में वोट देना, ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। टैक्स को पे करना, ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, है ना। और इसके बाद याद रखिएगा, जो आपका फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना, ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन ये ड्यूटीज जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, ये हमारे ड्यूटी में मिसिंग है। वोट देने का, वोट देना चुनावों में, टैक्स देना सरकार को, और साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना, ये सब महत्वपूर्ण ड्यूटीज हैं, ये मिसिंग हैं। इनको भी होना चाहिए था हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में, जबकि वो नहीं है। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं, हम बात करेंगे इसके ऊपर, किसान क्यों दिल्ली जा रहे हैं, है ना, क्यों वो मतलब इतना वो कर रहे हैं, है ना। हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, कल की क्लास में पूछ लेना स्टार्टिंग में ये, है ना, कि किसान दिल्ली क्यों जा रहे हैं, है ना। तो उसके ऊपर हम थोड़ा आपको बता देंगे, ब्रीफ में बता देंगे क्या कारण है इसका। चलिए तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।